गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कोशिका के महत्वपूर्ण अनेक अन्य कोशिकांगों के बारे में जानेंगे। तो 2 कोशिकांगों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नंबर 3 है लाइसोसोम, जो आपको बताया था कि ये गोल्जी उपकरण से निर्मित होते हैं। तो गोल्जी उपकरण से ही ये स्रावित होते हैं और ये कुछ इस गोल आकार के ये होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे शक्तिशाली पाचक एंजाइम भरे होते हैं। तो आपने लिखना है लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? देखिए, पाचक है तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, पाचन कर देते होंगे। पाचन का सामान्य भाषा में मतलब ये है कि किसी भी जो भी सब्सटेंस है, यानी वो जो भी वस्तु है, उसको वो क्या करेंगे, वो बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इतना महीन कर देते हैं, इतने बारीक टुकड़ों में तोड़ देते हैं कि वो वस्तु पूरी तरीके से वो पदार्थ पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है, जब हमारी कोई कोशिका है वो कभी ख़राब हो जाती है या मृत हो जाती है या कभी चोट लगती है, तो यदि वो कोशिका हमारे शरीर में अधिक समय तक रहेगी तो वो अन्य निकटवर्ती कोशिकाओं तक उस संक्रमण को पहुंचा सकती है। ऐसी परिस्थिति में हमें ये चाहिए, हमारे शरीर को ये चाहिए कि वो कोशिका जल्द से जल्द समाप्त हो जाए ताकि अन्य स्वस्थ कोशिकाओं तक वो संक्रमण ना पहुंच सके। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए जो हमारा शरीर है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनमें लाइसोसोम होता है। ये लाइसोसोम देखिए क्या करता है, जब भी कोई कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और उनके फटने से उनके अंदर जो उपस्थित पाचक एंजाइम हैं वो एक साथ क्या होने लगते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, निकलने लगते हैं, स्रावित हो जाएंगे। और वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं कि वो उस क्षतिग्रस्त कोशिका को खा जाते हैं, यानी एक तरीके से उसी को पचा देते हैं। ठीक है, अपने ही अंदर का कोशिकांग पूरी की पूरी कोशिका को क्या कर देता है, पाचक एंजाइमों की सहायता से समाप्त कर देता है। इस कारण क्या है, वो कोशिका समाप्त हो जाएगी, खराब जो कोशिका है वो समाप्त हो जाएगी और जो संक्रमण है वो अन्य कोशिकाओं तक नहीं पहुंच सकेगा और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली का मतलब है स्वयं को ही समाप्त कर देने वाला। ठीक है, तो इसी वजह से लाइसोसोम हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकांग नंबर 4 है। तो इसमें आपने लिखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। देखिए, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से ये बाहरी रूप में हमें दिखाई देता है। इसमें दोहरी परत रहती है और इसकी अंदर से संरचना कुछ ऐसी रहती है। जो इसकी बाहरी परत रहती है वो पोरस रहती है। पोरस का मतलब होता है छिद्रित रहती है, यानी उसके द्वारा पदार्थ अंदर बाहर जा सकते हैं। और जो इसकी भीतरी परत होती है वो कुछ इसी तरीके से मुड़ी हुई होती है, बहुत गहरे गहरे फोल्ड रहते हैं। ठीक है, जिसे हम वलित कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये मुड़ी हुई अंदर को धसी हुई रहती हैं, बहुत ज़्यादा मोड़ रहते हैं। अंदर वाली जो इसकी झिल्ली होती है, भीतरी झिल्ली, वहाँ पर होते हैं। अब जो हमने लिखा है कि कोशिका का बिजली घर कहते हैं, आखिर ये इसे कहते क्यों हैं? तो जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रदान करते हैं हमें, एटीपी, यानी जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं और एटीपी के द्वारा ही हमारे कोशिकाओं को या हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आपने लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि केवल केंद्रक में अपना डीएनए होता है। तो यहाँ पर हम ये जान रहे हैं कि एक और कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जिसमें अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। नेक्स्ट है कोशिकांग नंबर 5 प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं, ये जंतु कोशिका में नहीं होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये उन कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपने यही लिखना है, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, क्रोमो का मतलब होता है कलर। ठीक है, इसलिए इसको रंगीन प्लास्टिड भी कहते हैं और ल्यूको श्वेत या फिर रंगहीन प्लास्टिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उस क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और तो हमें पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है या क्रोमोप्लास्ट है उसका मुख्यतः काम प्रकाश संश्लेषण करना है। नेक्स्ट आता है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, तो आपने लिखना है ल्यूकोप्लास्ट
में स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट भोजन के मुख्य पदार्थों को बनाता है और उसका भंडारण होता है ल्यूकोप्लास्ट में। यानी बनेगा, एक किचन है जहाँ खाना बन रहा है और दूसरा स्टोरेज है जहाँ पर वो स्टोर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि प्लास्टिड में अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। देखिए तो दो कोशिकांग ऐसे हो गए जिनमें अपना डीएनए और राइबोसोम है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये दोनों ही केंद्रक से अलग हैं। केंद्रक के अलावा दो कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें अपना डीएनए और राइबोसोम है। नेक्स्ट है रसधानी। ठीक है, तो रसधानी क्या होती है? देखिए किसी भी कोशिका में जो रसधानी है वो मुख्यतः एक संग्रहण करने वाली थैली की तरह है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है संग्रह, यानी वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, ये खाली भी हो सकती हैं या फिर भरी हुई हो सकती हैं। अगर ये खाली है तो इनका काम ये है कि इसके अंदर जो पदार्थों की उस समय कोशिका को आवश्यकता नहीं है, भविष्य के लिए उसका संग्रहण वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और कुछ भरी जाती हैं जिनमें ऑलरेडी सारा संग्रहण रहता है। रसधानी दोनों कोशिकाओं में, दोनों प्रकार की कोशिकाएं यानी जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं दोनों में पाई जाती है, लेकिन दोनों में ये थोड़ा इनमें भिन्नता है। भिन्नता ये है कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें बहुत छोटी छोटी रसधानी होती हैं, लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें बहुत बड़ी रसधानी होती है। देखिए इनका कारण भी ये है कि जंतु को कैसे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जाते हैं, उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो उनको ज़्यादा संग्रहण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको तुरंत उस भोजन को या जो पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, उसको तुरंत ऊर्जा में वो परिवर्तित करते हैं, तुरंत उसका पाचन करते हैं। इसलिए बहुत कम स्टोर करना पड़ता है भोजन, इसलिए रसधानी बहुत छोटी होती है। लेकिन अगर हम उसके कंपैरिजन में पादपों को देखें तो पादप एक ही स्थान पर रहते हैं और चूंकि वो अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं। देखिए हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम उत्पादक नहीं हैं, लेकिन पौधे उत्पादक होते तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो एक ही जगह पर रहते हैं, तो उनके पास जो भोज्य पदार्थ के कण होते हैं, मुख्य कण जो होते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में हो जाते हैं उनके पास। तो इसीलिए उसको स्टोर करने के लिए, उसको संग्रहण करने के लिए उनकी जो रसधानियाँ होती है पादप कोशिकाओं में, वो थोड़ा बड़ी होती हैं। तो आपने यही लिखना है कि रसधानी ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। सेकेंड पॉइंट लिखना है जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रसधानी है वो पादप कोशिका का सबसे ज़्यादा भाग है। अगर पादप कोशिका का चित्र ये है तो इसमें आधे से ज़्यादा भाग रसधानी का ही होगा और बाकी जो केंद्रक है या बाकी अन्य कोशिकाएं वो कम भाग में होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये समझ रहे हैं कि कोशिका की संरचना मुख्यतः उसके अंदर उपस्थित रसधानी की वजह से ही है और रसधानी ही उसकी पूरी संरचनात्मक दृढ़ता उसको प्रदान कर रहे हैं। तो ये आपने लिखना है, ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। इसके अलावा इसका कुछ महत्वपूर्ण जो इसकी उपयोगिता है वो कई अन्य एक कोशिक जीवों में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो वो भी आपने लिखना है कि कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट प्रकार की रसधानियाँ होती हैं जो अतिरिक्त जल का संग्रहण करने के लिए काम, मतलब भोजन का संग्रहण तो करेंगे, लेकिन इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके निष्कासन के लिए, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए भी ये जो विशिष्ट रसधानियाँ होती हैं ये कार्य करती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोशिकाएं, जो कोशिकांग हैं कोशिका के अंदर उपस्थित हैं, प्रत्येक कोशिकांग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो आपने ये सारे कोशिकांग के बारे में अपनी कॉपी में लिखना है।